अक्सर लोग ज्योतिष में मंगल या मार्स का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, राइट? ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा विलन हो। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बिल्कुल अलग, एक मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट के नजरिए से इस बेहद दिलचस्प बिहेवियरल केस स्टडी को डिकोड करेंगे। आज हम इस सबसे ज्यादा डराने वाले ग्रह से जुड़े सारे मिथक तोड़ेंगे और इसे एक बेहद जरूरी पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क की तरह समझेंगे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। क्या कोई ऐसा ग्रह है जिसे तबाही का प्रतीक माना जाता है, वो हमारी इस मॉडर्न दुनिया को बना सकता है? मतलब जरा सोचिए, जिस एनर्जी को हमेशा टूटी हुई शादियों, एक्सीडेंट्स या अनकंट्रोल्ड गुस्से के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्या वही एनर्जी गगनचुंबी इमारतें बनाने या कॉम्प्लेक्स सर्जरी करने के लिए भी उतनी ही जरूरी है? हमारे सोर्सेस के मुताबिक इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल। बिना इसके ये सब पॉसिबल ही नहीं है। प्राचीन कथाओं में इस एनर्जी के लिए एक बड़ा ही प्यारा शब्द है भौम, यानी भूमि का पुत्र। साइकोलॉजिकली इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कोई हवा में उड़ने वाली बेतरतीब या अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी नहीं है। ये पूरी तरह से ग्राउंडेड है। इसे आप बिल्कुल एक बेहद पावरफुल जियोथर्मल एनर्जी की तरह देख सकते हैं जो सतह के ठीक नीचे उबल रही है। हॉलीवुड की फिल्मों ने हमारे दिमाग में गॉड ऑफ वॉर की एक ऐसी इमेज छाप दी है जो बस तबाही, खून खराबा और गुस्सा है। लेकिन एंशिएंट रियलिटी वो इससे एकदम उलट है। असल में ये एक बेहद अनुशासित रक्षक की ऊर्जा है। एक सच्चा योद्धा वो नहीं जो बस हर वक्त तलवार लहराता रहे, बल्कि वो है जिसे एग्जैक्टली पता है कि अपनी ऊर्जा को कब रोक कर रखना है और कब पूरी सटीकता के साथ प्रहार करना है। तो चलिए सबसे पहले इस वॉरियर टेम्परामेंट को डिकोड करते हैं। मेष बनाम वृश्चिक। अब देखिए, ये एक सिंगल साइकोलॉजिकल ड्राइव अलग अलग एनवायरनमेंट में कैसे दो बिल्कुल अलग बिहेवियरल प्रोफाइल बनाती है। पहले बात करते हैं मेष यानी एरीज की, जो बिल्कुल एक फ्रंटलाइन सोल्जर की तरह है। क्योंकि ये अग्नि तत्व है, इसलिए यहाँ एनर्जी एकदम ट्रांसपेरेंट, इमीडिएट और बाहर की तरफ होती है। वहीं दूसरी तरफ है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, जो कि जल तत्व है। अब इमेजिन कीजिए, जब आग को गहरे पानी के नीचे रख दिया जाए तो क्या होगा? वो एक अंडरकवर स्ट्रैटेजिस्ट बन जाती है। बाहर से एकदम शांत समंदर जैसी, लेकिन अंदर ही अंदर एक उबलते हुए ज्वालामुखी की तरह। आगे बढ़ते हैं ऊर्जा की भौतिकी यानी फिजिक्स पर। मकर बनाम कर्क। इस टेबल पर गौर कीजिए। साइकोलॉजिकल एनर्जी की इन एक्सट्रीम स्थितियों को अगर हम फिजिक्स के नजरिए से समझें तो चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। मकर एक पृथ्वी तत्व है, एक सॉलिड अनुशासित ढांचा। यहाँ ये एनर्जी बिल्कुल एक लेजर बीम की तरह है जो फाइबर ऑप्टिक केबल से गुजर रही है, एकदम रेजर शार्प फोकस। इसके उलट कर्क भावनाओं का एक बहुत ही सेंसिटिव समंदर है। जब ये रॉ एनर्जी उस इमोशनल पानी में जाती है तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप पानी के अंदर माचिस जलाने की कोशिश कर रहे हों। नतीजा, फोकस पूरी तरह गायब और इंसान बस ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी में फंसकर रह जाता है। अब देखते हैं कि थियोरी और एक्शन के बीच का पुल कैसे बनता है। आर्किटेक्ट्स और सर्जन्स। ये पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल ड्राइव ही वो क्रूशल ब्रिज है जो हमारी थियोरेटिकल नॉलेज को फिजिकल एक्शन में बदलता है। एक सर्जन और एक सिविल इंजीनियर की तुलना करके देखिए। एक एकदम स्टेरिलाइज्ड ऑपरेशन थिएटर में है और दूसरा धूल भरी कंस्ट्रक्शन साइट पर। लेकिन इन दोनों के ही हाई स्टेक्स करियर में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, निडरता और अचूक सटीकता। इंसान के धड़कते दिल में कट लगाना हो या ठोस स्टील को काटना हो, दोनों ही जगह फैसला पलटा नहीं जा सकता। वहां हाथ कांपने की कोई गुंजाइश नहीं होती। और यही वजह है कि ज्ञान बिना उसे अंजाम देने के फिजिकल करेज के सिर्फ एक थ्योरी बनकर रह जाता है। आप मेडिकल साइंस की हजारों किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप ऑपरेशन थिएटर में होते हैं ना, तो वहां ठंडे दिमाग से कट लगाने की जो हिम्मत चाहिए वो किसी किताब से नहीं आती। वो इसी रॉ मास जैसी साइकोलॉजिकल ड्राइव से आती है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मांगलिक दोष का क्लिनिकल डायग्नोसिस। हमारे कल्चर में इसे लेकर जितना डर और अंधविश्वास है, आज उसे पूरी तरह से हटा देते हैं। साइकोलॉजी के नजरिए से ये प्राचीन दोष आखिर है क्या? सच कहूं तो ये कोई श्राप या बुरी किस्मत नहीं है। ये बस एक मिसमैनेज्ड अनचैनल्ड जियोथर्मल एनर्जी है जिसके पास कोई सही टारगेट नहीं है। ये किसी इंसान के जन्मजात बुरा होने का टैग नहीं है, बल्कि बस इतनी सी बात है कि अंदर बहुत सारी ड्राइव इकट्ठा हो गई है और उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। हमारे सोर्सेज इसे बहुत ही कमाल के तरीके से समझाते हैं। सोचिए, एक बेहद पावरफुल V8 स्पोर्ट्स कार का इंजन ओवरहीट हो रहा है क्योंकि कोई उसमें कूलेंट डालना ही भूल गया है।
ये कोट इस फ्रस्ट्रेशन को परफेक्टली कैप्चर करता है। आपके पास असीम शक्ति है, लेकिन उसे सेफली चलाने का कोई तरीका नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अगर उस स्पोर्ट्स कार को कोई रेस ट्रैक नहीं मिलेगा तो वो आपके शान से मोहल्ले में ही तबाही मचाएगी ना। शादियों और रिश्तों में अक्सर रिवर्स गियर की ज़रूरत पड़ती है, थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन जब ये रॉ ड्राइव मिसमैनेज होती है तो इससे सिर्फ एक्सेलरेटर दबाना आता है, और बस इसीलिए ये घर के माहौल को एक युद्ध के मैदान में बदल सकती है। तो इस V8 इंजन को ग्राउंड कैसे करें? चलिए कुछ प्रैक्टिकल प्रिस्क्रिप्शंस देखते हैं। अगर हम इन पुराने उपायों को क्लिनिकली एनालाइज करें तो आपको समझ आएगा कि ये कोई मैजिक ट्रिक्स नहीं है, बल्कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड साइकोलॉजिकल एंकर्स हैं। पहला, फिजिकल एक्सर्शन। हैवी एक्सरसाइज उस उबलती हुई एनर्जी के लिए एक मैकेनिकल एग्जॉस्ट वाल्व का काम करती है। दूसरा, अनुशासित भक्ति, जैसे हनुमान जी का आर्केटाइप। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे रॉ पावर को एक बड़े पर्पस के लिए अनुशासित किया जा सकता है। और तीसरा, लाल चीज़ों का दान। ये असल में हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अपनी एक्स्ट्रा हीट और एग्रेशन को रिलीज करने का एक सिग्नल देता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। हम अक्सर स्ट्रेस कम करने के लिए क्या कहते हैं कि शांति से बैठकर मेडिटेशन करो, लेकिन ऐसे टेम्परामेंट वाले इंसान के लिए चुपचाप बैठना किसी सजा से कम नहीं है। एक ओवरहीट हो रहे इंजन को शांत बैठने के लिए कहना दुनिया की सबसे खराब सलाह है। इनके लिए एक्शन और डिसिप्लिन ही माइंडफुलनेस है। असली गोल इस एनर्जी को दबाना नहीं है, बल्कि एक पर्पस के साथ उसे थकाना है। और हमारी आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल देखिए। हम इस भोम यानी अर्थ एनर्जी को स्क्रीन्स के पीछे और एसी कमरों के अंदर पूरी तरह से कैद कर देते हैं। घंटों तक एक ही जगह कुर्सी पर बैठे रहना, लैपटॉप्स को घूरते रहना, ये सब हमें हमारी फिजिकल ज़मीनी जड़ों से बिल्कुल काट देता है। तो ये सब हमें आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। ज़रा सोचिएगा, क्या ये जो मॉडर्न एंग्जाइटी हम सब फील करते हैं, वो कहीं इसलिए तो नहीं कि हमारे पैरों के नीचे की ज़मीन से हमारा कनेक्शन ही टूट गया है? शायद अगली बार जब आपको बिना बात के फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा आए, तो बस बाहर जाकर नंगे पैर घास या मिट्टी पर चलने से ही आपका वो बैलेंस वापस आ जाए। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।